बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने प्रीवियसली लेक्चर रिकॉर्ड किया था डिफरेंस ऑफ टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। बेसिकली आज हम उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोग इसको समझना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि आप जो प्रीवियस लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था उसको भी एक दफ़ा सुन लीजिए ताकि एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड आ जाए। तो सिलसिले को हम वहीं से शुरू करेंगे। 4 पॉइंट्स के ऊपर हमने बात की थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा रेलेवेंस ऑफ मोटिव। यानी हम देखेंगे कि टॉर्ट के अंदर मोटिव रेलेवेंट है या नहीं है। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी जो रेलेवेंस है मोटिव की उसको हम किस तरीके से देखते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था जब हम टॉर्ट और क्राइम का डिफरेंस पढ़ रहे थे तो उसके अंदर बड़ी क्लियरली मैंने ये बताया था कि क्राइम के अंदर जो मोटिव है या फिर आप कह लें कि जो इंटेंशन है दैट इज ऑलवेज रेलेवेंट। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप मोटिव स्लैश इंटेंशन भी कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि अगर कोई आपसे टॉर्ट कमिट हो जाए तो क्या उसके अंदर जो मोटिव है या इंटेंशन है उसको देखा जाएगा। क्या आप ये डिफेंस ले सकते हैं कि मेरी इंटेंशन नहीं थी ऐसा करने की या मेरा मोटिव नहीं था ऐसा करने का, मुझसे गलती से ये काम हो गया। तो इन दोनों लॉस के हवाले से हमने इस चीज को मद्देनजर रखना है यहाँ पर। अब पहले हम बात कर लेते हैं टॉर्ट की और फिर हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की। टॉर्ट के अंदर भी एज अ जनरल प्रिंसिपल मोटिव या इंटेंशन वो रेलेवेंट एलिमेंट्स नहीं है, जिसका मतलब ये होगा कि कोई काम कोई नुकसान किसी दूसरे शख्स का या फिर आप उसके किसी सिविल राइट की इंफ्रिंजमेंट जानते बूझते हुए करें या फिर आप विदाउट एनी इंटेंशन करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन एवरी सिचुएशन यू हैव टू पे दी कंपनसेशन। ठीक है, आप कभी भी ये डिफेंस नहीं ले सकते कि चूंकि मेरी इंटेंशन नहीं थी इस वजह से मैं टॉर्ट मैंने कमिट नहीं किया और इस वजह से मैं कंपनसेशन पे करने का पाबंद नहीं हूं, तो ये चीज क्या होगी, गलत होगी। हाँ, यहां पर मैंने इसको लिखा है कि दिस इज पार्शियली रेलेवेंट। पार्शियली रेलेवेंट का मतलब ये होगा कि बहुत कम टॉर्ट्स ऐसे हैं जिनको हम इंटेंशनल टॉर्ट्स कहते हैं या फिर जहां पर हमें टॉर्ट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, टॉर्ट साबित करने के लिए एक जो हमारा मेंटल एलिमेंट होता है जिसके ऊपर मैं तफसील से आपसे बात करूंगा। जो हमारा एलिमेंट है मेंटल जिसको हम मैलिस बोलते हैं, यानी कि बैड इंटेंशन रखकर, बुरी नीयत रखकर, किसी का नुकसान चाहकर आप कोई काम करते हैं किसी आदमी के खिलाफ। ठीक है, तो उसका सफेयर बहुत कम है। इंटेंशनल टॉर्ट हमें बहुत कम मिलते हैं कि जहां पर हम इंटेंशन को देखेंगे। नॉर्मली यही होता है कि जहां पर आपने किसी शख्स के सिविल राइट की वॉयलेशन की वहां पर आप कंपनसेशन पे करने के पाबंद होंगे। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इट इज नॉट रेलेवेंट एट ऑल। बड़ी क्लियरली आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नेवर एवर आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे से कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच इसलिए हुई चूंकि हालात ऐसे पैदा हो गए थे, मेरे कंट्रोल में नहीं था या कोई और चीज उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, और मेरी इंटेंशन तो नहीं थी कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करूं या मैं अपने जो प्रॉमिस था उसको ब्रीच करूं, लेकिन मुझसे ये हो गया। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज आपकी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में किसी भी जगह पर एक्सेप्टेबल नहीं होगी। जब आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया देन यू आर बाउंड टू फुलफिल दैट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हो सकता है कि आपकी नीयत बहुत अच्छी हो सकता है कि देयर वाज नो बैड इंटेंशन एट द टाइम ऑफ ब्रीच। ठीक है, ये पॉसिबल है, लेकिन आपकी अच्छी नीयत के बावजूद अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, आपसे ब्रीच कमिट हो जाती है, तो फिर भी वहां पर इंटेंशन रेलेवेंट नहीं होगी। दूसरी पार्टी जिसका राइट आपने ब्रीच किया, जिससे कॉन्ट्रैक्ट की आपने ब्रीच की, वो कोर्ट में जाती है। कोर्ट में जाने के बाद आप ये डिफेंस नहीं ले सकते अपनी फेवर में कि भाई मेरी इंटेंशन नहीं थी, मुझसे ये गलती से हो गया या फिर वो जो हालात थे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ठीक है, तो नॉर्मली हम ये डिफेंस नहीं लेंगे। हाँ, एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं विज मेजोरे या एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उन चीजों को भी स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई जलजिला आ गया, कोई सैलाब आ गया, कोई और चीज इस तरीके की आ गई जो कि पार्टीज के कंट्रोल से बाहर है, तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी, फिर कौन पार्टी लायबल होगी जिससे ब्रीच हुआ है। ठीक है,
तो किस तरीके से वो लाइबिलिटी अपनी पे करेगी। इस हवाले से हम स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन को स्पेसिफाई हमेशा कर लेते हैं और यही बेहतर होता है। लेकिन एज अ जनरल प्रिंसिपल, एज अ जनरल रूल हम ये कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो इंटेंशन का पॉइंट है, रेलेवेंस ऑफ मोटिव और इंटेंशन, इट इज नेवर रेलेवेंट। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से कंक्लूड करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज वेरी इजी। कोडिफिकेशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि टॉट कोडिफाइड लॉ नहीं है। ये बात मैंने अपने पहले लेक्चर में भी कही थी कि टॉट इज नॉट अ कोडिफाइड लॉ। इसकी कोई भी कोडिफिकेशन, इसकी कोई भी बुक, इसका कोई भी एक्ट हमें नहीं मिलता। ठीक है, मां सिवाय फ्रांस एक ऐसी कंट्री है कि जहां पर कोडिफिकेशन मौजूद है टॉट के हवाले से, लेकिन वो भी दैट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, चूंकि जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो दिस इज अ ब्रीच ऑफ सिविल राइट, तो फिर ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हम जो काइंड्स हैं ब्रीच ऑफ सिविल राइट की उनको हम स्पेसिफाई कर सकें। ठीक है, तो जहां पर भी आपकी किसी भी राइट की वायलेशन होगी तो लॉ ऑफ टॉट वहां पर इन एक्शन आ जाएगा। तो इस वजह से इसको कोडिफाई करना, इसको एक किताब के अंदर बंद करना बड़ा मुश्किल काम रहा है। इस वजह से आज तक इसकी हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई कोडिफिकेशन, कोई बुक नहीं मिलती। बुक का मतलब ये है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास एक एक्ट मौजूद है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसको हम 1872 कहते हैं। अब जहां पर भी कोई कॉन्ट्रैक्ट का केस आएगा तो वहां पर हम इसकी प्रोविजन को देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के उसकी प्रोविजन क्या कह रही है हमसे। ठीक है, वहां पर ये चीज हो जाएगी। लेकिन जब हम टॉट की बात करेंगे तो टॉट के अंदर देयर इज नो सच कोडिफिकेशन, कोई भी कोडिफिकेशन नहीं है। हम सिर्फ प्रीवियस केस लॉ से वहां पर हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। ओके जी, उसके बाद हमारे पास पॉइंट है प्रीविटी का, कि प्रीविटी क्या है और ये टॉट के अंदर मौजूद होती है या नहीं होती, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसकी क्या सिचुएशन होगी। प्रीविटी का मतलब होता है कि जहां पर दो पार्टीज आपस में डायरेक्ट है, ठीक है, और वो कोई भी ब्रीच होने से पहले, जैसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम कहते हैं कि देयर इज प्रीविटी बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अराइज होने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होने से पहले, वहां पर हमारे पास एक पॉइंट मौजूद होता है कि भाई देयर वाज प्रीविटी और नो प्रीविटी। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट पर्सन ए से है, जहां पर भी ब्रीच होगी, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को ब्रीच किया जाएगा, ठीक है, तो मैं हमेशा ए को ही लायबल ठहराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखना ये होगा कि वाज देयर एनी प्रीविटी, क्या ए ने मेरे साथ कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस किए थे या नहीं किए थे। ठीक है, अगर तो उसने भी रेसिप्रोकल प्रॉमिस किया, उसने भी अपनी लाइबिलिटीज को फिक्स किया टुवर्ड्स मी, तो मैं कहूंगा कि देयर वाज प्रीविटी बिटवीन द टू ऑफ अस। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीविटी। ठीक है, जैसे टॉर्ट के अंदर हम देखते हैं कि देयर इज नो प्रीविटी, यानी कि मैं सड़क पर जा रहा हूं, एक बंदा अचानक से आता है, मेरी कार को हिट कर देता है, ठीक हो गया। अब देयर वाज नो प्रीविटी, मैं तो उस बंदे को हो सकता है कि जानता भी ना हो सकता है कि मैं उसको भी पहली दफा देख रहा हूं। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये है, ये सिर्फ हम एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस पढ़ रहे हैं कि जो टॉर्चरस लाइबिलिटी है उसके अराइज होने के लिए प्रीविटी का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, देयर कुड बी और देयर कुड बी नो प्रीविटी बिटवीन द पार्टीज, देयर वुड बी नो प्रायर मीटिंग ऑफ द पार्टीज इन केस ऑफ टॉर्ट। ठीक है, हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन जहां पर आपने किसी से कंपनसेशन लेनी है बाय वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देयर मस्ट बी अ प्रीविटी। आप किसी ऐसे बंदे से कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते कि जिससे आपकी प्रीविटी नहीं थी। ठीक है, जिससे आपके पहले से कोई मीटिंग नहीं थी, पहले से आपने कोई राइट्स एंड लाइबिलिटीज आपस में डिस्कस नहीं किए हुए थे। ठीक है, अगर नहीं किए थे तो कॉन्ट्रैक्ट में आप कंपनसेशन नहीं ले सकते। ठीक है, ओके जी, लास्ट पॉइंट है एम क्या है इस लॉ का, लॉ ऑफ टॉर्ट का एम क्या है, मकसद क्या है, इसकी स्कीम क्या है। दैट इज द रेस्टिट्यूशन। मैंने पहले भी ये पॉइंट आपसे डिस्कस किया हुआ है कि रेस्टिट्यूशन का ये मतलब है कि पार्टीज को आप उस पोजीशन में वापस ले आए जिस पोजीशन में वो जो टॉर्ट कमिट होने से पहले थी। ठीक है, सिंपल एग्जांपल मैं इसलिए देता हूं कि हमेशा कि आपको बात की समझ आ जाए।
अब सिंपल बात ये होगी कि अगर मेरी कार की कोई विंड स्क्रीन तोड़ देता है, ठीक है, अब लॉ ऑफ टॉर्ट के मुताबिक वो मुझे रेस्टिट्यूट करेगा, यानी वो मुझे विंड स्क्रीन बिल्कुल वैसे ही लगवा के देने का पाबंद है जैसे वो टूटने से पहले थी। यानी क्या हुआ कि मेरी पोजीशन उस टॉर्ट के कमिट होने से पहले क्या थी वो देखा जाएगा, और टॉर्ट के अंदर यही कहा जाएगा दूसरी पार्टी से कि आप पहली पार्टी को उस पोजीशन पर वापस लेकर आए, उस पोजीशन पर रेस्टिट्यूट करें कि जिस पोजीशन पर वो टॉर्ट कमिट होने से पहले मौजूद थी। तो टोटल जो टॉर्ट का एम है वो कंपनसेशन है, जैसे मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया हुआ है। और जबकि कॉन्ट्रैक्ट का जो एम बनता है दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसेस। आप ये देखेंगे कि दिस इज वेरी स्ट्रिक्ट पीस ऑफ लॉ, पीस ऑफ लेजिस्लेशन, और इसकी प्रोविजन जब हम विद द पैसेज ऑफ टाइम पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसके अंदर बहुत ज्यादा आपको लाइबिलिटीज परफॉर्म करना होती हैं, अपने प्रोमिसेस को कीप करना होता है, ठीक है। और क्राइटेरिया इसीलिए मुश्किल बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर आप कभी भी ये एक्सक्यूज पेश ना कर सकें कि भाई मेरी इंटेंशन नहीं थी, मैंने तो इस तरह सोचा ही नहीं था लेकिन ऐसे हो गया, ठीक है। लॉ को उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब हमने वादों को परफॉर्म करना होता है, जैसे हमारा इस्लाम भी कहता है कि वादों के बारे में पूछा जाएगा, तो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस्लाम की ही एक डेरिवेशन है, ठीक है। वहीं से हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स लिए हुए हैं, वहीं से हमें कहा गया है कि इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजल मुसम्मा फक्तुबूहु, कि जब तुम किसी को कुछ दो तो उसको लिख लिया करो। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉ है वो यही बात करता है कि आप वो लिख लें जब आप लेन देन करें ताकि आपको याद रह सके, ठीक है। फिर आपने गवाहों की कंडीशन भी रख ली अंडर कानून शहादत ऑर्डर 1984 आर्टिकल 17 के तहत, ठीक है। तो इन सारी चीजों को का मकसद और बात करने का मकसद ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 या कॉन्ट्रैक्ट लॉ का जो एम है, जो स्कीम है, जो मकसद है वो है परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसेस, वादों को पूरा करना। तो उम्मीद है मैं आप लोगों को ये डिफरेंसेस छोटे छोटे समझा पाया हूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।